मित्रों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों सबसे पहले तो जो नए दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे सादर अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें ताकि जिन निवेशकों के पास जानकारियां नहीं पहुंच पा रही हैं उनके पास भी जानकारियां पहुंचती रहें। मित्रों कल 8 मार्च था और कल सहकारी सोसाइटियों का डेटाबेस का उद्घाटन था। इस उद्घाटन में सहारा की सोसाइटियों का भी जिक्र किया गया। आइए ये क्लिप देख लें पहले। यहाँ आप देख सकते हैं ये जिस समय हमारा बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023 पार्लियामेंट में माननीय मंत्री जी द्वारा रखा गया था और यह पास किया गया था, उसका ये एक फोटोग्राफ है। और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो किया गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में संशोधन किए गए हैं। करीब 50 संशोधन हुए हैं और ये सभी संशोधन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा बहुराज्यीय सहकारी समितियों में या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ट्रांसपेरेंसी, उनके चुनावों में सुधार, उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किस तरह से उनका डे टू डे मैनेजमेंट बेटर हो, उसमें सुधार हो, बोर्ड के कंपोजिशन में सुधार हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिजर्वेशन की बात हो महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, ये सभी बड़े बड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। यह अधिनियम 3 अगस्त 2023 को लागू किया गया और इसके जितने भी संबंधित रूल्स हैं वो 4 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन उसका निकला था और अब ये अधिनियम यहाँ फोर्स में है। इसके तहत इसमें इस एक्ट में जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कई सारी कार्रवाइयाँ मंत्रालय ने करी हैं। जो सहकारी चुनाव प्राधिकरण अब बना है, जो कि चुनाव करवाएगा सभी सहकारी समितियों के, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसी प्रकार से कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड की जो फंड होता है उसकी समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है सहकारी सूचना अधिकारी, उनकी भी नियुक्ति करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरह से ऑडिटर्स, अब जो ऑडिट होगी वो ऑडिटर्स का एक पैनल के द्वारा होगी। इन पैनल के फॉर्मेशन के लिए भी आदेश यहाँ जारी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट। 47वीं पहल में हमने यहाँ पे जो दिखाया है वो है केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कंप्यूटरीकरण। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि पहले पूरी तरह से मैनुअल तरीके से कार्य करता था, उनके कार्यालय को कंप्यूटरीकृत किया गया है, उनके कार्यालय को डिजिटल बनाया गया है। और अब जितनी भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको सेंट्रल रजिस्ट्रार के साथ में जो भी कम्युनिकेशन करना है या उनको जो भी रिपोर्टें फाइल करनी हैं अथवा उनको नया रजिस्ट्रेशन करना हो, बायलॉज में अमेंडमेंट करना हो, ये सारी कार्रवाइयाँ अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो रही हैं। और इस डिजिटल पोर्टल को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा 6 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा, कि उनकी सारी की सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया एक पारदर्शी और कागज रहित हो चुकी है और इससे हमारी जितनी 1600 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको एक बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है कि वो सारे कार्य अपने घर बैठे एक ऑनलाइन तरीके से वो कर पाएंगे। नेक्स्ट। 48वां जो पहल है वो थी सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड। जैसा कि आप जानते हैं ये सहारा समूह की सहकारी समितियों में काफ़ी बड़ी
मात्रा में लोगों के पैसे फंसे हुए थे और इसके समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश के बाद माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम किया गया 18 जुलाई 2023 को। इसका भी एक ऑनलाइन पोर्टल बना के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें फिर अगेन एक रिफंड पोर्टल और फिर रीसबमिशन पोर्टल भी बना के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अब तक यदि आप देखें तो करीब 270 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान इन सहारा के पीड़ित लोगों को किया जा चुका है और यह प्रक्रिया जारी है। भविष्य में ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहे। मित्रों, भुगतान की भयंकर समस्या पूरे देश में बनी हुई है और बार बार पोर्टल के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है। इस क्लिप में यह भी बताया गया कि ऑफलाइन डेटा रखने से उस पर कीड़े मकोड़े लग जाते थे, डेटा मेंबरशिप वगैरह खो जाते थे, ताकि भविष्य में ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न न हो। इसलिए ये डिजिटलीकरण का जो कार्य है ये अति आवश्यक है। लेकिन साल बीत गए और अभी तक इनका कार्य संपन्न नहीं हुआ। निवेशकों को उसी पोर्टल, उसी डेटा के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा। चारों तरफ भुगतान की भयंकर मारामारी छिड़ी हुई है। निवेशक एक एक पैसे के लिए परेशान है। सरकार उसी पोर्टल पर घुमा करके बार बार ले जा रही है। सरकार को निवेशकों की फिक्र जरा सा भी नहीं है। इस डेटाबेस के उद्घाटन समारोह में यह भी बताया गया कि अभी तक सिर्फ 270 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और यह भुगतान अभी भी चालू है और भविष्य में भी होता रहेगा। तो इस तरह से जो स्लो गति से भुगतान हो रहा है, इस तरह का भुगतान तो सहारा से भी चालू था, स्लो ढंग से। इस तरह के भुगतान में पता नहीं कितने वर्ष बीत जाएंगे और निवेशकों को भुगतान नहीं हो पाएगा। ये तो वही कहानी हुई कि एक वेदों का पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़े होकर के बाथरूम कर रहा था, तो उसके कुछ इष्ट मित्र वहां से निकले। वे सोचे कि बताइए, वेदों को पढ़े लिखे व्यक्ति खड़े होकर के बाथरूम कर रहे हैं, चलो घर चल करके इनके पिताजी से इनकी शिकायत करेंगे। तो वो उनके इष्ट मित्र जो थे उनके पिताजी के पास पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि उनके पिताजी वो गोल गोल घूम करके बाथरूम कर रहे थे, घुमरी फिर रहे थे और बाथरूम कर रहे थे। तो जो उनके इष्ट मित्र थे वो सोचे कि चलिए अब इनसे कहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो गोल गोल फिर करके बाथरूम कर रहे हैं, इनके पुत्र तो कम से कम खड़े खड़े बाथरूम कर रहे थे। वही हाल इस समय सहारा और सरकार की है, क्योंकि जो भी निवेशक थे वे सोचे कि चलो सरकार से कंपनी की शिकायत करेंगे, हमारा भुगतान हमको मिल जाएगा। तो सरकार तो और भी सुस्त, हर मामले में बिल्कुल क्षीण है, निवेशक परेशान है। मित्रों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी दर्शकों से ये सादर अनुरोध है पुनः कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और शेयर करें। कोई नई जानकारी के साथ कल पुनः
आपके समक्ष मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम।